महेश चंद्र शर्मा जी बहुत ही मेधावी पत्रकार, कई दशकों से ये मीडिया जगत में हैं और पत्रकार होने के साथ साथ ये कवि, व्यंग्यकार, उनकी कई किताबें आ चुकी हैं और आजकल आप विदेशी मामलों में काफ़ी मुखरता से लिख रहे हैं। महेश जी ने संपादन किया है दैनिक नवज्योति का जयपुर में और कई दशकों से, करीब 50 साल से आप पत्रकारिता के फील्ड में हैं। इनकी कई खामोश खबर के नाम से पुस्तक काफ़ी चर्चित रही और इसके बाद में ये व्यंग संग्रह था हम तुम करके एक संयुक्त काव्य आपका छप चुका है और सेमल फूल करके कहानी संग्रह आया और कई इनको सम्मान भी मिल चुके हैं। जैसे राज्य स्तरीय नंद किशोर पारिक पत्रकारिता का सम्मान आपको मिला, कमल श्री, नारद सम्मान, इस तरह के कई आपको सम्मान मिल चुके हैं। आपकी कलम लगातार अभी भी चल रही है। हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपका आज सम्मान करके। और आपका नाम जैसे ही लोगों को पता चला, छाबड़ा जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट अपने आप को रोक नहीं पाए। ये अपने आप बताता है कि किस तरह से आपने पत्रकारिता के साथ लोगों से आत्मीयता के संबंध बनाए हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में 2 शब्द कहें कि किस तरह से आपकी जर्नी रही और कैसा लगा आपको पत्रकारिता के इन 4-5 दशकों में। महेश जी शर्मा। इसका अनुवाद समय अपना गले का ही बढ़ाना पड़ेगा। वैसे तो छोटा सा है। आदरणीय छाबड़ा साहब, यशवंत व्यास जी, राजेंद्र बोड़ा साहब, गोपाल जी, कैलाश जी, जगदीश जी और अशोक जी और नीलम गुंजाल और तत्पुरुष जी हैं, राजेश व्यास जी हैं। अब इतने विद्वानों के सामने बोलते समय थोड़ा सा झिझक भी हो रही है। 50 साल का जीवन को 2 मिनट में कैसे समेटें, ये भी एक चुनौती है। तो सबसे बड़ी जो बात है कि पत्रकारिता क्यों ज़रूरी है। पत्रकारिता सच को सामने लाने वाली बात है और सच को जो सामने लाता है उससे लोकतंत्र मजबूत है। भय नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये भी एक ज़रूरी है। और जो आपने बताया कि मैं मेरे घर के अंदर नदियाल पक्ष हो और ददियाल पक्ष जो है उसमें पहले ही व्यक्ति हूँ जो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया हूँ। मेरे पिताजी जरूर गवर्नमेंट प्रेस में थे, फॉरमैन थे। राष्ट्रदूत से मैंने शुरुआत की और फर्स्ट ईयर में से ही मैं प्रवेश कर गया था पत्रकारिता में। पैसे की आवश्यकता थी तो रात को प्रूफरीडिंग किया करता था और हजारीलाल जी शर्मा हमारे मतलब उस समय मालिक थे राष्ट्रदूत के, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, खुद पत्रकार भी थे। तो उन्होंने मेरा मैं 18 साल का हो गया था उस समय, मुझसे सिर्फ एक पन्ने पे उन्होंने बोलते गए ये लिखते जाओ, आपको नौकरी चाहिए। मैंने कहा मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को पार्ट टाइम चाहिए। मैं ये कह के अंदर घुसा। तो उन्होंने जो शब्द लिखा है वो मैंने लिख करके उनको दे दिए सारे, और एक निबंध भी लिख दिया जितनी मेरी भाषा थी जितना। उन्होंने देखा वो आश्चर्य कि कल से आ जाओ। तो राष्ट्रदूत उस समय गोधों के चौक से निकला करता था, पुरानी हवेली थी और विक्टोरिया नाम की एक मशीन चलती थी जिसपे एक साइड का पहले पेज 2 पेज छपते थे, फिर दूसरी साइड के फिर छपते थे। और प्रूफ रीडिंग के लिए
रात के 4 बजे वो फर्मा आता था, उसको फाइनल उसको चेक करके उसके बाद में ये काम गर्मियों में तो आराम से हो जाता था, सर्दियों में रात बितानी पड़ती थी, तो उसका इंतज़ाम क्या करना पड़ता था, कोई सोने की तो जगह होती नहीं थी, झपकी आती थी, कोई आदत नहीं थी रात को जागने की, तो लिहाजा उस ये जो एडिटिंग टेबल पे सोना और अखबार ऊपर से ओढ़ लेना, इस तरह से मतलब क्या कहता है ना, हमने शुरुआत की। तो आज सिस्टम दूसरा हो गया है। मैं देखता हूँ कि आज एक सिस्टम है कि आज डिग्री मिलने लगी है, उस दौरान हमारे पास कोई डिग्री नहीं थी। आज कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई है पत्रकारिता को पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं थी। तो जिस समय हमारे को ये मेरे एम भी नहीं था मेरा ये पत्रकारिता को चुनने का, मुझे क्या या जल्दी से जल्दी अपने को यहाँ से पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपना कोई कंपटीशन दे करके निकल जाना है। मुझे मालूम नहीं था पत्रकारिता का महत्व क्या है। एक दिन हुआ ये कि मैं कर्मचारी हड़ताल चल रही थी, रात को मैं प्रूफ रीडिंग पे था, अकेला हो गया था, सब चली गई थी शिफ्ट। अचानक बरकतुल्लाह जी का फोन आ गया। बरकतुल्लाह जी मुख्यमंत्री उस समय थे, तो कर्मचारी हड़ताल में गोलीकांड कर्फ्यू वगैरह सब लग गया था, तो उन्होंने हमारे उस समय के शिव पूजन त्रिपाठी थे संपादक, उनका शिव पूजन त्रिपाठी जी ने किया। मैंने कहा नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा महेश शर्मा। नवज्योति से कब छोड़ के आ गया? वो महेश शर्मा। ये हमनामी मैंने लिखा भी है, हमनामी दर्दनामा। इसके प्रभाव भी एक बार इसी नाम के संदर्भ में कह रहा हूँ कि मनोहर प्रभाकर जी ने मेरे को फ़ोन कर दिया, मैं नवभारत टाइम्स में था, और उन्होंने जो मुझे सुनाया, तुम्हारे में तुम ऑफिस में मिलते ही नहीं हो और तुमने टाइमली काम नहीं करते हो और तुम चले गए गैर जिम्मेदार, सब उन्होंने मतलब मेरे को टेलीफोन पर जो भी कहना था कह मैं समझ गया। मैंने कहा ये गलत नंबर नाम का ही है। तो उस समय 3 महेश, तो उन्होंने ये कहा, तो फिर मैंने कहा साहब आपने महेश शर्मा को फ़ोन किया? मैंने कहा हाँ महेश शर्मा। उनका मैं महेश शर्मा ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नवभारत टाइम्स वाला महेश शर्मा हूँ, मैं आपके मानसरोवर वाला और पत्रिका वाला महेश शर्मा नहीं हूँ। हालांकि रहता मैं मानसरोवर हूँ, मानसरोवर नहीं रहता। तो ये कुछ ऐसी दास्तान है जो बीच बीच में है, जो पत्रकारिता। इसके बाद में आज डिग्रीधारी हैं और सीधे मतलब रिपोर्टिंग पर लगा दिए जाते हैं, डेस्क पर लगा दिए जाते हैं, और उनको भाषा का ज्ञान नहीं होता। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग हुई, जगदीश जी भी बैठे, भाई साहब भी बैठे, उन सबको तो सबसे पहले हमारे को मतलब ट्रेनिंग ये दी जाती थी प्रूफ रीडिंग। तो हमारा पहला स्टेप था प्रूफ रीडिंग, जिससे आपको शाब्दिक मतलब क्या होता है ना, उसकी मात्राओं का, इन सब का ज्ञान, और भाषा आपकी सरल और आगे आपको लिखने का तरीका है। उसके बाद में विज्ञप्ति में बैठाया जाता है, क्या विज्ञप्ति में, तो विज्ञप्ति का जो पेज बनता था लगता वो। इसके बाद में हमारे को तब जाकर के रिपोर्टिंग दी गई। तो रिपोर्टिंग जब हम करने लगे तो जितना मतलब थोड़ा बहुत जितना भी कर सकते थे, तो क्राइम रिपोर्टिंग शुरुआत से, वहाँ से शुरुआत होती है क्राइम रिपोर्टिंग। तो उसमें क्या सारे जो न्यूज़ के जो है 5Ws 1H जो है, तो वहाँ से मतलब मिलता है। तो ये एक खबर बनाने का तरीका है। तो हमारे साथ मतलब क्या था, जगदीश जी बैठे, ये रिपोर्टिंग में थे, ये पॉलिटिकल थोड़े से हमसे एक साल ज़्यादा होंगे। गोविंद चतुर्वेदी जी हैं, ब्रजेश जी थे, और भाई साहब तो थे ही हमारे सीनियर, आपसे मतलब क्या कहते हैं सत्यनारायण जी जो थे। लेकिन कुछ अरसा मैंने कोटा में प्रमोशन के लिए, क्योंकि प्रूफ रीडर से मतलब रिपोर्टर बनने के लिए मुझे मतलब प्रमोशन करने के लिए मेरे को कोटा किया गया। तो कोटा में मैंने बहुत कुछ सीखा, और कोटा में जो हमारे चंद्रमान जी पत्रिका वाले और आपके पीयूष जैन जो रहे हैं, पत्रिका में रहे, बाद में पहले अधिकार में थे, इनके साथ हमारी मतलब काफ़ी कुछ सीखने को। इसके आने के बाद में फिर जब हम यह राष्ट्रदूत में यहाँ जयपुर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो सचिवालय की रिपोर्टिंग करने को मिली।
तो रिपोर्टिंग सचिवालय की रिपोर्टिंग करनी पड़ी क्राइम की। उस समय ये नहीं था कि आपको अगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, अब आप कहीं पे भी किसी भी विभाग में चले जाएं, तो उसके लिए विभाग तो बहुत सारे, अब उसमें चयन ये होता था कि समाचारों को कैसे बनाया जाए और सामयिक हों वो और करंट टॉपिक से जुड़े हुए हो, तो उसको मतलब पिकअप करना, मतलब चाहे वो खेती का हो, चाहे कैसे मौसम का हो, चाहे कैसे भी हो, तो एक तरह से पूरी की पूरी एक तरह से कवर करना पड़ता था। तो थोड़ा सा प्रमोट होने के बाद में हमारे को विधानसभा में भी पे, तो आज वो व्यक्ति नहीं है हमारे पास, नहीं है। मैं उनका बहुत ही मतलब क्या था नेशनल बंधु, जिन्होंने मुझे विधानसभा की रिपोर्टिंग करना सिखाया, वो कैलाश जी मिश्र थे। तो विधानसभा की पुरानी विधानसभा में एक कोने में बैठे हुए रहते थे और आराम से वो मुझे विधानसभा की मतलब क्या था ना गहराई बताते थे, ऐसे करना। मैंने कहा एक साथ वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैंने कहा नोट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बताते कि फिर उन्होंने तरकीब बताई कि कैसे क्या करें और कहाँ से अगर आपसे छूट गया तो आप किस संदर्भ में जाकर के कहाँ से वापस आप ले सकते हैं रेफरेंस, तो ताकि जिससे आपसे कोई गलत न हो जाए। आके फिर मोहनलाल जी गुप्ता हमारे उस समय न्यूज़ एडिटर थे, तो वो संपादित थे। ये राष्ट्रदूत यात्रा भी नवभारत टाइम्स में आए, तो आज श्याम आचार्य जी नहीं है, वो एक तरह से मेरे काफ़ी एक फाउंडर मेरी मतलब तराशने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और प्रोत्साहन भी उन्होंने दिया। और वहाँ से जब एक 10 साल के बाद जो नवभारत टाइम्स बंद हुआ, तो वहाँ मुझे नवभारत टाइम्स में डेस्क पे भी काम करने का, हर डेस्क पे काम करने का मौका मिला। राजेंद्र माथुर जो लिखते थे, तो उनके जो लेख को पढ़ते थे, तो वो बिंब इस तरह से बांध मतलब लेख जो लिखते थे उसमें बिंब बांधना, ये बहुत बड़ी मतलब क्या कहते हैं उनकी शैली थी लिखने की, उससे हम काफ़ी प्रभावित थे। और उन्होंने मेरे को एडिटोरियल पेज पे भी लिखने की आर्टिकल के लिए प्रोत्साहन, तो उनके टाइम पे हमारे को खूब मतलब क्या था लिखने को मौका मिला। जब नवभारत टाइम्स बंद हो गया, तो बंद होने के बाद में एकदम सड़क पे आ गए, तब तो मालूम पड़ा कि रियल में पत्रकारिता में ये भी आता है, ये कोई स्थायित्व नहीं है, ये भी टेस्ट है पत्रकारिता, ये भी स्थायित्व नहीं है। तो स्थायित्व के लिए आप क्या करें, तो उस समय अचानक मतलब समाचार जगत ने मॉर्निंग इशू, पहले समाचार जगत इवनिंग में निकलता था, दोनों संस्करण निकल रहे होंगे अब भी, लेकिन समाचार जगत मॉर्निंग शुरू किया, तो अब वो बेरोजगार जो है कैलाश जी भी हैं और ये सब हम लोग जो ऐसे बिल्कुल बैठे कि भैया कोई ले लो, तो कभी पत्रिका जाते, कभी नवज्योति जाते, एप्लीकेशन लगाई, वही कहीं संयोग हो भास्कर में भी लगाई वगैरह सब, तो वहाँ नहीं, तो वो उसमें पहले तो वहाँ 6 महीने तक वहाँ काम किया। फिर वहाँ देखा नवाब कल्याण के बाग में, तो वहाँ देखा खारा पानी बड़ा आता था, बड़ा ऐसा पीने में बड़ा दिक्कत आती थी, तो वहाँ से मैंने कहा यहाँ से समेटो, फिर आगे भास्कर की तरफ मुड़े। तो भास्कर में जो है 6 महीने तक रहे, लेकिन वहाँ क्या है कि मैं पहले पहुँच गया। पहुँचने में क्या होता है, अलग संस्कृति की बात होती है, अलग लोगों की बात होती है। वहाँ मध्य प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, वहाँ मध्य प्रदेश का ऐसे हो गई कि नवभारत टाइम्स से आए हो तो उसको तो डुबो के आए हो, ऐसे व्यंग्यवान चलते थे कि नवभारत टाइम्स को तो डुबो के आ गए हो तुम लोग। अब तो यहाँ हमारी को डुबोने आता, ये तीर तो मुझे नवज्योति में भी मिले, वो भी चूमने गए, और बाकी और दूसरे अखबारों ने कोई ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं। खैर कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैं तो भास्कर से नवज्योति में लाने वाले का श्रेय आप यशवंत व्यास जी का है, जिन्होंने मुझे खुल के काम करने का मौका दिया और मुझे और भी तराशने की कोशिश की। मतलब अगर किसी ने तराशा तो ब्राइटनेस देने की कोशिश की है। और आप चूँकि व्यंग लिखते थे, तो इनकी देखा देखी में हम भी मतलब क्या कहता ना, जैसे बंदर जैसा दूसरे का कर लेता, उस तरह से मैं भी सीख गया इनके साथ। तो ये मेरे अभी नहीं, हालांकि विधायक खूब सारी पड़ी हुई है अभी भी, लेकिन मैंने अभी उसको आगे नहीं लगाया कि धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियाँ बनती गई कि वैसे वैसे हम लिखते गए। और इन्हीं की वजह से हमारा साहित्य के और रुझान भी हुआ और काफ़ी कुछ मतलब क्या कहता ना, तो उसको धीरे धीरे उसको जो भी सृजन हो गया, कहीं पहले का लिखा हुआ है, कहीं कहाँ का लिखा हुआ, तो सारा मिला। तो अब मेरे जो मेरी जो पुस्तक लिखी है, जो भी उसमें मेरे चित्रों की आवश्यकता हो,
रेखा चित्रों की आवश्यकता हुई, कार्टूनों की ज़रूरत हुई, तो मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं था। घर पे मतलब घर में ही मतलब क्या कहते ना एक है, लेकिन मैंने उनको उस तक ध्यान ही नहीं दिया, तो दिया तलिया दे रहा। मैं सीधा त्रिभुवन जो हमारे से जुड़े हुए थे, उनका त्रिभुवन जी यार कार्टून बना लो, तो उन्होंने आधा काम किया, आधा छोड़ दिया। मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत हुई, तो मैंने उमा से कहा, मैंने कहा अब तू बना देगी क्या? तो उन्होंने कहा कि अब कलाकार तो कलाकार है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को जब आपने टाइमली नहीं कहा तो मैं क्यों बनाती, आप तो उसके पास गए जो कलाकार है, मेरे को तो आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं। ऐड ऑन कर सकते हो आप। सच बोलूंगी ना, हाँ बिल्कुल। बच्चों ने मुझसे कहा कि पापा इतने परेशान हो रहे हैं, आप कह क्यों नहीं देती आप बना लो। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ, जब वो बनाने गए थे तब मुझसे पूछा नहीं था कि मैं बना लूंगी। अब वो क्यों नहीं कह सकते मुझसे कि तू बना दे, आगे बढ़े। सही बात है। तो आधे त्रिभुवन के हैं खामोश कवर में कैरिकेचर्स, आधे मतलब क्या कहते हैं इसके बाद में अब ये जो कुछ कविताएं मेरी लिखी थी, कभी ये लिखी थी, हम दोनों ने संयुक्त करके एक हम तुम काव्य निकाला, जिसका आपने विमोचन भी किया था। तो इसके बाद में अब एक विचाराधीन है, प्रकाशाधीन है, वो व्यास जी के पास ये भी नहीं, बाद में विमोचन के टाइम भी बताया जाएगा, वो प्रूफ भी हो गया उसका। तो कुल यात्रा तो ऐसी चलती रही है, लेकिन इसमें मैंने जो अभी अपना अनुभव किया कि ये काम जो परिश्रम करता है, जो कठोर काम कर सकता है, कम में संतोष आशुतोष बनना पड़ता है। जरूरी नहीं आपको पैकेज मिले, अब पैकेज का सिस्टम शुरू हो गया है, लेकिन पहले कोई पैकेज नहीं हुआ करता था। जो आगे लेना है ले ले, बाउचर से भी पेमेंट होगा, उससे भी होगा, सारी कुछ होता। बड़ी पालेकर अवार्ड से थोड़ी बहुत पत्रकारों की हमारी दुर्गति से सुगति की ओर हम बढ़े, और उसके बाद में बाछावत लगा। बाछावत के बाद में फिर जब हम सड़क पे आ गए, तो उसके बाद में तो जो बोले जो दाम है उसमें चले गए। तो जो है तो फिर वो हमारी कोई चॉइस ही नहीं थी। तो वो वाली जो चीज़ें फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पे आए। अब ये कॉन्ट्रैक्टशिप आ गई है इस व्यवसाय में। परिवर्तन तकनीक का भी बहुत आ गया। कहाँ एक प्रूफ आता था, प्रूफ मतलब क्या कहता था, पढ़ना पड़ता था, गेली आती थी, वो मतलब आज की नई पीढ़ी के लिए कि कैसे नई चीज़ होगी, लेकिन जो पुराने बैठे हैं उनको मालूम है कि किस तरह से काम होता था और किस तरह से मतलब साधन भी नहीं होते थे। साइकिल होती थी तो साइकिल के लिए भी 50 रुपये मतलब क्या कहता ना हमारे को अलाउंस मिलता था, रिपेयरिंग आपके बाकी 50 रुपये मिल गए जो भी। तो वो एक दौर भी देखा है कि वो रिपोर्टिंग के लिए। तो आज तो मतलब क्या आता है, कार से अधिकांश मतलब पत्रकारों के पास कार भी होने लगी है। तो नेचर तकनीक सब कुछ बदल गया है, लेकिन पत्रकारिता जो जिस मुकाम से, जो मिशन भावना से थोड़ा सा भटक गया, वो आपके मतलब प्रोफेशन के रूप में बढ़ गया। जब प्रोफेशन के रूप में आ गया, जब पूंजी आ गई है, पूंजी आ गई तो निश्चित रूप से उसके दुष्प्रभाव होते हैं, और वो दुष्प्रभाव ऐसे हैं कि जिसको मतलब क्या कहते हैं आप कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आज जो भी जन सहभागीदारी से कोई अखबार मुश्किल से इक्का दुक्का अगर कहीं होगा तो होगा, लेकिन वो भी बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और जो ये अखबार हैं मौजूदा जो है, तो मैंने ये जो जन भागीदारी की जो बात हुई थी, तो ये पहली बार मुझे मालूम पड़ा बोड़ा जी के आलेख से कि राजस्थान पत्रिका जो अखबार है उसको जन भागीदारी बनाने, जन सहभागिता से इसको आगे बढ़ाने की बात कोशिश हुई। अब वो बात अलग है कि अब स्वरूप बदल गया। बाकी और सबका फिर ये जब मीडिया घराना आ गया, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ गए हैं, तो अब बिल्कुल स्वरूप बदल गया, उद्देश्य बदल गया। वो ये कह रहे हैं कि हम पैसा लगाते हैं तो हमारे को अब वो मिशन भावना नहीं है, मिशन है हमारा पैसा कमाना। हम साबुन और टिकिया की तरह बेचना चाहते हैं अखबार को कि बिल्कुल। तो उसके लिए कई ऐसे हुए, इन्विटेशन प्राइजेस शुरू कर दी, दाम घटा दिए। वो आपने भी देखा होगा राजस्थान की दौर में भास्कर और पत्रिका में किस तरह से मतलब प्राइस युद्ध हुआ और किस तरह से सर्कुलेशन आके बूस्ट करने की कोशिश की। एक बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, यशवंत जी के टाइम पे उस समय
कहा कि वैल्यू बढ़िया है। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उस समय कि इन्होंने कहा कि हम नवज्योति की दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये सबसे बड़ी बात मतलब क्या कहता ना आपकी जो ये लगी, तो जो वो जो कंसेप्ट से मैं प्रभावित हुआ कि मैंने कहीं ना कहीं तो पत्रकारिता के अभी बीज रुके हुए हैं, बोए हुए हैं, जो चल रहे हैं। बाकी तो ये मतलब क्या कहता है, ये प्राइस जो वार है, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्राइस वार चलाया था, उसी की वजह से आज बूस्ट हो गया, वो नंबर 1 पे हो गया है मगर हिंदुस्तान टाइम्स की तुलना में। तो ये पूरा एक जब आती है कि पत्रकारिता को कहा जाता है कि विदेश मतलब अगर ये देखें वाशिंगटन पोस्ट में कोट लिखा है कि डेमोक्रेसी डाइज इन द डार्कनेस। अब वो डार्कनेस की व्याख्या उनके अपने हिसाब से, वो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की तो बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ काले और गोरे का भेदभाव नहीं करते। वो हमारे हिसाब से, वो जो जयशंकर, यहाँ मैं एक बात बताऊंगा, हमारे जो विदेश मंत्री तो जयशंकर जी है, उनका ये नज़रिया और जो उन्होंने कोट किया वो बहुत कि हर नज़रिया, हर हित और अनहित सारे के साथ पश्चिम के हिसाब से बने तो वो मतलब क्या कहते हैं उस मुल्क की मदद करते हैं। हथियार भेजते हैं, युद्ध होता है, बाद में वही पटेल बन करके आते हैं शांति की। तो ये एक नई जो ट्रेंड आ रहा है और नई जो स्थितियां बन रही है, आज विदेश नीति को लेकर चुनौती आने वाली है। यूक्रेन युद्ध ने तो बिल्कुल भारत के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, जो जिस तरह से जितना लंबा जा रहा है युद्ध, अभी तक तो उसने बैलेंस किया है भारत, लेकिन जब से इसको G20 की जिम्मेदारी मिली है तो इसके लिए एक बड़ा क्रूशियल हो गया है कि ये किस तरह से इसको एक मंच पे ला सकता है, नहीं ला सकता है, दोनों ध्रुवों को एक साथ में ला सकता है कि नहीं। ये एक बड़ी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब देखते हैं देखिए आगे जो देश के हमारे जो कर्णधार हैं वो किस रूप में ले जा रहे हैं। अभी हाल ही में मतलब ये देखिए सऊदी अरब और ईरान के अंदर जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो आपस में एक होकर के मतलब इस तरह से एक नई चुनौती चीन के साथ कर रहे हैं, और वो भारत के लिए भी एक मुसीबत हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। और यही मतलब ये वाला जो ताइवान का है मुद्दा है और आक्स वाला जो है, ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं। तो ये विदेश, मुझे अमेरिका जाना पड़ा था तो किन्हीं मतलब परिस्थिति की वजह से, तो उस अमेरिका जाने से मैंने कहा मैं क्या करूं, यहाँ बैठा बैठा तो वहाँ अखबार पढ़ता रहा, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं विदेश के मामलों में लिखना शुरू। सौभाग्य से उन दिनों दंगे भी हो रहे थे, रंगभेदी, उसी दौरान मतलब क्या कहते हैं ना आपके चुनाव भी हो रहे थे, और जिस तरह से हो रहे थे कोरोना भी चल रहा था, तो मैं वहाँ से थोड़े मतलब क्या कहते हैं टीवी देखा, अखबार देखे वहाँ के, और ऑनलाइन देख करके उनको मैसेज देख के कोई भाई भारत के फेवर की कोई खबर मिल जाए तो वहाँ वो भेज दिया करता था। तो मैंने कहा फिर इसको इस चीज़ को क्यों नहीं लक्ष्य किया, चूँकि मैं रिटायर हो चुका हूँ तो इसी को लक्ष्य बना दिया जाए। तो फिर मैं विदेशों के लिए लिखना, विदेश और भारत के संबंधों को लेकर के मैंने इस और लिखना शुरू कर दिया। तो अब मैं आगे कितना होता हूँ, लेकिन मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं स्वयं मन से नहीं हुआ हूँ, मैं लिखता रहूँगा, मेरा ये काम है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा जी से हमने जाना कि किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ही एक ऑर्गेनिक जर्नलिस्ट बनता है, मतलब रिपोर्टिंग से आगे बढ़ के किस तरीके से मतलब इन्होंने अलग अलग समय में लगातार सीखते रहे, कैसे आगे बढ़े, किस तरह से चुनौतियाँ आती हैं, और आप जैसे लोगों को देख के लगता है कि कोई सामान्य जो नए विद्यार्थी हैं वो भी एक हाइट तक जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी देख के लगता है कि बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आके और किस तरीके से आपने पूरी ईमानदारी से पत्रकारिता की। इसी कड़ी में मैं एक मिनट में एक और बताना भूल गया इन्फॉर्मेशन कि क्षेत्रीय अखबार से राष्ट्रीय अखबार में जाने का रास्ता दिखाने वाले भी बैठे हैं हमारे राजेंद्र बोरा साहब। इन्होंने बताया भाई यहाँ पे एक अखबार आने वाला है नवभारत टाइम्स, तो इन्हीं के मतलब विधानसभा ही चल रही थी, विधानसभा में हमारा भाग्योदय हुआ और वहाँ से हम आगे बढ़ गए। धन्यवाद। आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से हमको ये भी पता चलता है कि जिन जिन लोगों ने मदद करी है उनके प्रति कहीं ना कहीं थैंकफुलनेस का जो भाव एक देखते हैं वो यंग लोगों में शायद इतना नहीं दिखता। सो बहुत बहुत
धन्यवाद सर आपको।